Hello everyone. So let's start with the solution of this homework problem. So ये before the collision का पिक्चर आपको दिया गया है. आफ्टर कोलिजन का भी आप ड्रॉ कर सकते हो. सो लेट्स से ये वॉल है और ये हैवी ऑब्जेक्ट है ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू दिस पार्टिकल. सो जो पॉइंट आपने लर्न किया था कि इसकी वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा तो इसकी वेलोसिटी वही रहेगी. सो लेट्स से इसकी वेलोसिटी को भी हम लोग v1 पकड़ लेते हैं एंड इसकी वेलोसिटी को v2 पकड़ लेते हैं और लेट्स से ये जो वैल्यू दी गई है वो u1 के बराबर थी एज पर दी नॉमेनक्लेचर्स और u2 की वैल्यू अपने को 0 मिल रही है. सो ये जो सिचुएशन दिखाया गया है आफ्टर द कोलिजन है. सो अपने को पता रहता है कि जो v1 की वैल्यू है वो u1 के बराबर रहती है. दैट मीन्स दिस हैज टू बी 3 मीटर पर सेकेंड. सो हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं होती है अगर वो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट अपने पास है इलास्टिक कोलिजन. उसको यूज़ कर सकते हो. तो ई की जो वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप लिखते हो डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हो. ई के प्लेस पर 1 लिखना है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर आएगा तो उसके लिए आप लिखोगे v2 आगे चल रहा होगा v1 फॉलो कर रहा होगा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में केवल यही रोल प्ले कर रहा होगा u1. नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज. यहाँ से अपने को v2 पता चल जाएगा. सो दैट्स 1 इज इक्वल टू v2 दैट वी आर लुकिंग फॉर माइनस v1 जिसकी वैल्यू 3 थी और u1 जिसकी वैल्यू 3 है. सो यहाँ से v2 कैलकुलेट हो जाएगा अपने को 3 + 3 दैट इज हाउ मच 6 मीटर पर सेकेंड. ऐसा एक ऑप्शन होगा उसको मार्क करना था. सी पार्ट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि आपसे वेलोसिटी स्मॉल पार्टिकल की पता पूछी गई थी इसलिए v2 निकालना था. फाइन. अगला केस लेते हैं जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा. इसके लिए भी जान लेते हैं. सो ये आपको जो दो पार्टिकल्स दिए गए बिफोर द कोलिजन दिए गए u1 u2 से जा रहे हैं और ये कोलाइड करते हैं. कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होना है. तो जब कम्प्लीटली इनइलास्टिक बोलेगा तो हम दोनों को मिला करके सिंगल बॉडी बनाएंगे. तो या तो बोलेगा वो स्टिक कर गए, नहीं भी कर गए तो हम बोलेंगे वो स्टिक हो गए और एक सिंगल बॉडी बन गई. ये जो सिंगल बॉडी बन गई इसका मास हुआ m1 + m2 आफ्टर द कोलिजन और फिर ये किसी v वेलोसिटी से जाएगा. इस v को हम पता कर सकते हैं. पॉइंट इज की इन कम्प्लीटली इनइलास्टिक केस के लिए E0 होता है तो उसको हम कंबाइंड बॉडी समझ सकते हैं. हाँ, बॉडी का शेप ऐसा नहीं होगा, बॉडी का शेप किसी और तरीके का भी हो सकता है बट यस टोटल मास कितना हो जाएगा m1 + m2 और दोनों एक साथ मूव करेंगे. दे विल मूव टुगेदर. सो ये बिफोर द कोलिजन का सिनेरियो है या आफ्टर द कोलिजन का सिनेरियो है. अपने को क्या करना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेना चाहिए. तो उससे मिलेगा m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल टू m1 + m2 इंटू v. आपको v आपको एक ही लाइन में पता चल जाएगा. m1 आपको नोन होगा, u1 नोन होगा, m2 भी आपको बताया जाएगा, u2 भी नोन होगा and then divide by m1 + m2. This is how you can find the velocity of combined particles together. So इसमें जो e = 0 या e की जो वैल्यूज थी वो एक साथ मिलाने से उस e की वैल्यू को वहीं पर लिख ली गई क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हमने 0 पकड़ लिया दैट इज v. तो पहला भी v से जा रहा है, दूसरा v से जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया 0, इसलिए e0 हो गया. तो ये भी एक केस रहता है इनइलास्टिक केस, परफेक्टली इनइलास्टिक केस. उसके लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं और आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई को यूज़ करके भी बता सकते हो. ठीक है. उसी का बेस्ड एक एग्जांपल है. इट सेज कि देयर इज अ बुलेट जिसका मास स्मॉल m दिया गया है. एक ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग के साथ हैंग कर रहा है. ये स्ट्रिंग है और ये बुलेट आकर के उस पर स्ट्राइक करती है. स्ट्राइक करके इसके इनसाइड में एम्बेड हो जाती है. इनसाइड में एम्बेड होने का मतलब हुआ कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. तो अपने को ये पता करना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम एंगल दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू मेड. तो जब ये बुलेट इसके अंदर चली जाएगी तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा. लेट से ये अंदर बुलेट मैंने बना दिया है और फिर ये दोनों मिलकर किसी एक वेलोसिटी से आगे चलेंगे. तो लेट से ये जो वेलोसिटी है v0 उसी फिगर में मैं दिखा रहा हूँ और ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर एम्बेडमेंट गेट इंसर्टिंग द बुलेट है. u वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको गिवन है, मास इज गिवन है, l गिवन है. हमने अपने को थीटा पता करना है. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पहले हमने को कोलिजन डील करना है. तो जब कोलिजन को डील कर रहे होंगे तो अपने को देखना होगा कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है. अगर दोनों को एक सिस्टम लेते हैं तो आप बोलोगे नहीं लग रहा है क्योंकि टेंशन अप साइड होगा, mg डाउन साइड होगा. तो वर्टिकल फोर्सेज, ये जो फोर्सेज है परपेंडिकुलर टू x है वो मैटर नहीं करेंगे.
तो अपने को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का इन एक्स डायरेक्शन और अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स व्हाट यू नीड टू से। तो उसके हिसाब से अपने को पता चलेगा इनिशियल मोमेंटम बुलेट के पास ये होगा, ब्लॉक के पास था नहीं, बाद में ब्लॉक और बुलेट एक साथ चलेंगे वी से और वी नॉट से, तो अपने को वी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी एम स्मॉल एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के बराबर आ जाएगी। अब ये जो वी नॉट है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है, फिर ये कहाँ तक राइज कर पाएगा ये अपने को देखना है। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, मे बी इस पॉइंट तक जाता है, तो वहाँ पर अपने को देखना होगा कि ये यहाँ पर रेस पर आ जाएगा, ये पूरा ब्लॉक सिस्टम रफली मैं ऐसा बना दे रहा हूँ बुलेट के साथ। सो यहाँ पर ये मोमेंटरली रेस पर आ जाएगा और दिस इज द मैक्सिमम एंगल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसको फिर आप यहाँ से भी ज्वाइन करा सकते हो, तो ये पता चल जाएगा कितने हाइट तक राइज किया है, एच हाइट तक राइज किया है। अब इसके बाद अपने पास जो ऑप्शन है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन है और एच हाइट लिखने का तरीका भी है। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आफ्टर द कोलिजन। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विल बी अप्लाइड आफ्टर द कोलिजन। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए, तो उसके लिए अपने को लिखना होगा कि जो टोटल एनर्जी थी हाफ एम प्लस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, this gets converted into potential energy m plus m the total mass into g into h। यहाँ से अपने को h पता चल जाएगा, that means height attained by this, how much the height it is going to go, so you can write it as m से m cancel out होगा v नॉट स्क्वायर बाई 2g। और ये डायरेक्टली भी आप समझ सकते थे। सो इसके बाद v नॉट की वैल्यू जो भी आपने निकाली उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2g इन ब्रैकेट स्मॉल एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। अपने को थीटा पूछा गया है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये एच है तो एच की वैल्यू क्या रहती है एल के टर्म में। आप बोलोगे कि ये एल कॉस थीटा होती है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो एच की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एल 1 माइनस कॉस थीटा होता है, या फिर यहाँ से एल कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो ये बनेगा एच बाई एल। सो कॉस थीटा की जो वैल्यू अपने को मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस एच बाई एल। अपने को थीटा बताना था, तो थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एच बाई एल। एच की वैल्यू ये दी गई है, इसको एल से डिवाइड कर देने का, तो ये बन जाएगा 1/2GL विद इन द ब्रैकेट एम यू डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, और उसका पूरा ब्रैकेट फिल कर देंगे। तो इस तरह से एक अपने को आंसर मिल जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आइडिया अपने को समझ में आ रहा है। सो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली इज दिस कि पहले अपने को ये कोलिजन करना है, उसमें एम्बेडेड है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन लगा दिया। उसके बाद वी नॉट पता कर लिया, एक बार अपने को वी नॉट पता चल गया, देन आफ्टर फिर सिस्टम के पास एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे और फिर जो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो सारे लगा सकते हैं। फाइन। ये एग्जांपल भी हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल है, माइंडेड हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल है, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहेगी और जस्ट बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन भी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, तो इसलिए ये भी अपने लिए हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये बाद में इधर चल रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, नो, वी नीड टू जस्ट लुक एट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, और उसके बाद पार्टिकल कैसे चलता है तो वो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसका कोलिजन से कोई लेना देना नहीं है। सो फॉर कोलिजन वी लुक जस्ट बिफोर, इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। फाइन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्लिक कोलिजन्स। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये बोलता है कि एक बॉल शॉर्ट में लिखा हुआ है जिसका मास m दिया गया और वो ग्राउंड से कोलाइड करता है, पिक्चर यहाँ पे दिखाई जा रही है। आपको m गिवन है, u गिवन है, थीटा गिवन है, e गिवन है, दैट मीन्स वी नो कि m मास है, u वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड, थीटा उसकी डायरेक्शन बता रहा है, सो टोटल वेलोसिटी पता चल गई, e टाइप ऑफ कोलिजन बता रहा है, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता रहा है, और स्मूथ सरफेस पर है, सरफेस स्मूथ है, ये भी अपने को गिवन है। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये हेड ऑन कोलिजन है, आपको इमीडिएटली पता चलेगा नहीं, हेड ऑन कोलिजन के लिए इसको परपेंडिकुलर आना चाहिए था, तो ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है।
तो अब ये जो सिचुएशन है जस्ट बिफोर द कोलिजन दिखाई गई है, हालांकि थोड़ा दूर दिखाएगा बट इट्स जस्ट बिफोर द कोलिजन। सो हम लोग वो भी सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन और फिर आफ्टर द कोलिजन। क्वेश्चन कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब हमको आफ्टर द कोलिजन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए आफ्टर द कोलिजन के लिए। तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसके बाद फिर ये इस तरह से चला जाएगा, तो इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी। सो ये वेलोसिटी अपने को v2 बताना है और v बताना है, क्योंकि इनिशियली हमने u लिया है तो ये फाइनली v है, v अननोन है, ये अपने को बताना है। हालांकि मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया है, इसका मतलब ये जस्ट आफ्टर कम दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, ग्रेविटी, वो सारी स्टोरी वो बाद में आती है। तो कोलिजन के लिए जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर के लोग बात करते हैं। और ये किस एंगल पर जाएगा, इस एंगल को अपने को बताना होगा, तो फाई बताना होगा, v बताना है, फाई बताना है। ये बता देंगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन के केस में हम ये कॉमन टेंजेंट पता करेंगे। तो कॉमन नॉर्मल क्या होगा, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। सो ये जो लाइन बनाया जा रहा है, दिस लाइन इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नाउ you'll find जो वेलोसिटी है इनिशियली और इवन फाइनली दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट से अलग हैं, इसलिए ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल बनता है। फिर आपसे और भी पूछ सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम v फाई, एक तो v निकालना है, दूसरा फाई निकालना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स लगा होगा, यानी इम्पल्स रिएक्शन कितनी लगी होगी, वो भी निकाल सकते हैं, बॉल पे, ग्राउंड पे। तो वो सारी सॉल्विंग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि इसको दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर सकते हैं वेलोसिटीज के, एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक परपेंडिकुलर। तो अगर हमने u के कंपोनेंट किए होते ये इसके, तो एक कंपोनेंट इधर आता और एक कंपोनेंट इधर आता डाउन साइड। सो अगर ये एंगल थीटा दिया था तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा रहा होगा, तो ये जो कंपोनेंट रहा होगा वो u cos थीटा बनेगा, और दिस कंपोनेंट विल बी u sin थीटा विच इज डाउनवर्ड्स। सिमिलरली इस v के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अपने को लाइन ऑफ इम्पैक्ट से इंटरेस्ट है, इसलिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एंड परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाई हो जाएगा, फाई हमारा अननोन है, ये बनेगा v cos फाई, this will become v sin phi. Making sense? Now what we can claim something along the horizontal direction as well as along the vertical direction. So horizontal direction में अपने को पहले सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं। सो लेट से हम लोग सिस्टम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, वो केवल बॉल है, ग्राउंड को अलग करके। बाद में हम ग्राउंड को भी काउंट कर लेंगे। ग्राउंड को इसलिए हम लोग अलग कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, राइट, अर्थ है, तो उसके मास, उसको इन्वॉल्व करना काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए सिस्टम में हमने केवल बॉल पकड़ा है जिसका मास m दिया गया। ड्यूरिंग कोलिजन में आप पाओगे कि जो भी फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल लगा होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लगा होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, और उससे पहले भी हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा होगा क्योंकि ग्रेविटी केवल लग रहा होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है इस केस के लिए बॉल के लिए Fx 0 रहता है बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग कोलिजन। इससे ये भी बात क्लियर होती है कि उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराया जा सकता है इन x डायरेक्शन, तो उसका x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा देंगे किसका, बॉल का अकेले। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में आएगा cos थीटा वाला टर्म, तो ये आएगा m टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज u cos थीटा इज इक्वल टू, मास तो बदलता नहीं है तो मास भी वही रहेगा, फाइनल मोमेंटम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो v cos फाई। सो अपने को ये पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की ये इक्वेशन आती है। तो यहाँ से सिंप्लीफाइड वर्जन में v cos फाई की जो वैल्यू है वो u cos थीटा के बराबर है। नाउ u गिवन है, थीटा गिवन है, v और फाई अननोन है, सो दो अननोन्स में एक इक्वेशन रेडी है। अगर दो अननोन्स में, इन्हीं दो अननोन्स में कोई दूसरी इक्वेशन आएगी तो अपना काम बनता है। इसके बाद दूसरा काम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है, इसका यूज़ करेंगे। रूल वही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
लेकिन कौन सी वेलोसिटी जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कॉमन नॉर्मल, ये पॉइंट काफ़ी मैटर करता है कब, जब हम ऑब्लिक कोलिजन की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसके हम उन कंपोनेंट को यूज़ करेंगे जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, राइट। क्योंकि अगर कोलाइड होना है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ उसको आना पड़ेगा, उससे दूर जाना पड़ेगा। सो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग वेलोसिटीज चाहिए, यानी u साइन थीटा इन्वॉल्व होगा और v साइन फाई इन्वॉल्व होगा। ये दो वेलोसिटीज इन्वॉल्व होंगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दिस बेसिकली इज गोइंग टू गिव अस E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन होगा इस वाले केस के लिए। और किससे सेपरेशन देखना है? ग्राउंड से सेपरेशन देखना है, क्योंकि कोलिजन के लिए ग्राउंड भी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो सिस्टम आपने एज्यूम किया था दैट वाज फॉर द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसका काम हो गया। अब आप देखो ग्राउंड से क्या ये सेपरेट हो रहा है? यस। किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है? v साइन फाई से। तो अपने लिए आ जाएगा ये v साइन फाई। देन आफ्टर व्हाट इज द अप्रोच वेलोसिटी? क्या ये बॉल अप्रोच कर रही थी ग्राउंड को? यस। किस वेलोसिटी से? u साइन थीटा। तो दैट वाज u साइन थीटा। सो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन फाइंड v, वी कैन फाइंड फाई, दोनों पता किया जा सकता है। सेकेंड इक्वेशन को अगर थोड़ा सा और प्रॉपर वे पर लिखें तो ये इस तरह से बन जाएगा, दिस कुड बी रिटन एज v साइन फाई इज इक्वल टू e टाइम्स u साइन थीटा। दैट्स गोइंग टू बी मोर बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। देन आफ्टर अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं यूजिंग 1 and 2। क्या क्या रिजल्ट आएंगे उनको भी बना सकते हैं। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देते हो, पहला हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करने वाली स्टोरी करते हैं। सो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन फाई इंटू वी डिवाइड बाई वी कॉस फाई इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा u इंटू ई इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा। मेकिंग सेंस? बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो पहला जो टर्म आएगा ये sin phi by cos phi will become tan phi. This is going to be equal to e times sin theta by cos theta is tan theta. ये भी काइंड ऑफ रिजल्ट हो गया। अगर इस तरह का केस आएगा तो इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं कि फाई की वैल्यू क्या आ रही है कभी भी। सो एक ऐसा रिजल्ट जैसे ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर और ऐड करते हैं। तो फर्स्ट को अगर ऐड करोगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, सेकेंड के साथ ऐड करोगे तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड में क्या जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कैलकुलेशन को आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो, फॉलोअप भी ले सकते हो। सो यहाँ से वी स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। स्क्वायर एड इसीलिए किया गया था कि फाई एलिमिनेट हो जाए। यहाँ से आप यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट में अपने को क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें ई स्क्वायर इन्वॉल्व है। हाँ, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब वो 1 हो जाएगा। सो यहाँ से अपने को पता चलेगा v की वैल्यू जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी आने वाली है ये 1 हो गया। सो दैट्स गोइंग टू बी u अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट याद रखने से या प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रेंथन करने से फ़ायदा रहेगा। एग्जाम में कभी आएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसकी बात कर सकते हैं। थीटा आपको दिया जाएगा, ई दिया जाएगा और u गिवन होगा तो हम v बता सकते हैं। हाँ, अगेन अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, e की वैल्यू 1 होगी तो आप पाओगे कि ये 1 हो जाएगा, तो v और u आपस में बराबर हो जाएंगे। और इलास्टिक कोलिजन होगा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो फाई और थीटा बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है, इसका एक और फाइनल सिंपल वर्जन ऑफ रिजल्ट याद रख सकते हैं कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन हुआ तो आंसर क्या आएंगे। सो इन केस ऑफ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन यू विल फाइंड v की वैल्यू u के बराबर रहेगी एंड फाई की वैल्यू थीटा के बराबर रहेगी। सो जब कभी इलास्टिक कोलिजन होगा स्मूथ सरफेस पर ऑब्लिक नेचर का, तो आप पाओगे कि ये जो ऊपर वाला एंगल है वो इसके बराबर आएगा,
यानी जिस तरह से लाइट आती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए इलास्टिक कोलिजन होना ज़रूरी है। और v की वैल्यू वही रहेगी जो u की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी वेस्ट, जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली इनिशियली बराबर रहती है, तो इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर रहेंगे वेलोसिटीज़ के, और एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ऐसा केवल और केवल आपको इलास्टिक केस में मिलेगा। इन इलास्टिक केस में ई की वैल्यू अगर आपने 1 नहीं रखी, कोई और रखी, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट्स भी हैं। ये आप फाई निकालने के लिए बताएगा और ये अपने को वी निकालने के लिए बताएगा। फाइन। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इम्पल्स कितना लगा बॉल पे, तो बॉल का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप पाओगे कि इस तरह से एक इम्पल्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन का, इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सो अगर जे पूछा जाए इम्पल्स, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन एंड डी टी, ये ऊपर की तरफ रहा होगा। और इसको लिखने का अपना पास जो तरीका रहता है, तो वो रहता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसका? बॉल का। और बॉल के बारे में ही लिख रहे हैं हम लोग। सो फाइनल मोमेंटम आएगा, और ये कौन सा कंपोनेंट चाहिए अपने को? सिंस हमको वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट को ही लेने का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ नहीं है, वो हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, तो वर्टिकल देखना है। तो ये बनेगा v साइन फाई जे कैप माइनस इनिशियली कितना है u साइन थीटा, लेकिन ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में है। सो ये आएगा u साइन थीटा, इसमें m से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मोमेंटम बन जाए, u साइन थीटा माइनस जे कैप। तो पॉइंट इसकी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा m इन ब्रैकेट v साइन फाई प्लस u साइन थीटा। तो ये सब जे कैप आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, यानी जो इम्पल्स आएगा यहाँ पर इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ सो दैट कि आपको पता रहे कि इम्पल्स की कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है। सो वी हैव कैलकुलेटेड इम्पल्स, और इम्पल्स की वैल्यू ये आएगी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स आएगा वो आएगा m v साइन फाई प्लस u साइन थीटा। सो कॉमन मिस्टेक रहती है स्टूडेंट की कि इसको और इसको वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये डाउन साइड है और ये अप साइड है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज वो ऐड अप हो जाते हैं। तो इतने न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स रिएक्शन आएगा, वो भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको फाई और वी मिल चुका है, तो आप जे की वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो। यही इम्पल्स अर्थ पे भी लग रहा होगा, लेकिन अर्थ पे डाउन साइड लग रहा होगा। ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड। Okay, so let's take one more example. It reads a particle collides with wedge. It is inelastically colliding. और उसके बाद ये मूव अप करता है along the inclined plane. अपने को बताना है velocity of wedge after the collision, और ये बताएगा कि फ्रिक्शन absent है। सो ये पार्टिकल है, u वेलोसिटी से आकर के ये जो वेज है वो रेस्ट पे रखा हुआ था, रेस्ट पे रखे हुए वेज को वो कोलाइड करता है। उसके बाद फिर ये क्लाइंब करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। अपने को बताना है कि इस वेज के पास कितनी वेलोसिटी आएगी। पहले क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है या फिर ऑब्लिक कोलिजन है। तो उसके लिए आप बोलोगे कि जब तक ये पार्टिकल यहाँ तक आएगा, इसके पास आएगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल पार्टिकल चलता रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर आएगा, ये जहाँ पर पार्टिकल से मिल रहा है, उस समय इम्पैक्ट लगेगा। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर अपने को ड्रॉ करनी होगी तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल बनाएंगे। बेसिकली जो कॉमन सरफेस होता है, प्लेन होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी हैव, और दिस इज गोइंग टू बी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एक बार आपने लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाया तो अपने को पता चल जाएगा कि ये किस तरह का कोलिजन हुआ है। आप बोलोगे ऑब्लिक कोलिजन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में नहीं थी। आफ्टर कोलिजन क्या बताया जाता है? आफ्टर कोलिजन बताया जाता है कि ये जो पार्टिकल है वो इधर चल रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है, तो ये ऐसा जा रहा है। ओके,
और साथ ही साथ ये भी इधर चलना स्टार्ट किया होगा क्योंकि इस पर इम्पैक्ट लगा होगा। लेट से कि ये जो वेलोसिटी है ये v1 है और ये जो वेलोसिटी है ये v2 है ना। जो v2 है वो किसके रिस्पेक्ट पे है ये अपने को असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो v2 बनाया गया वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बनाया गया है, तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग चल रहा है, इसका मतलब ये v2 तभी दिखेगी जब कोई वेज से देखेगा। सो बाकी सारी वेलोसिटीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और v2 को एज्यूम किया गया विद रिस्पेक्ट टू वेज। सो v2 इज विद रिस्पेक्ट टू वेज velocity of particle after collision with respect to wedge। क्योंकि हम वेज के रिस्पेक्ट में नहीं होंगे तो फिर हमको ये वेज के अलोंग जाती हुई नज़र नहीं आएगी, फिर वो किसी और डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आएगी ना। यहाँ पर भी अपने पास रूल्स वही हैं, वही रूल लगाने हैं। ऑब्लिक कोलिजन का केस है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं, जिसका उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे। तो पहले अपना एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। सिस्टम लेट्स से इनिशियली हम लोग m और m दोनों को एक साथ ले लेते हैं। क्या हम m और m का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो इस पर इधर से इम्पैक्ट लगा होगा तो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन मिली होगी, लेकिन वो जो इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो वर्टिकली आ पाएगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। सो इस सिस्टम के बारे में आप ये बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो रहेगा जो कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराने में हेल्प करेगा। सो इन एक्स डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराया जा सकता है। ओके, सो इसको हम एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इस लीनियर मोमेंटम को केयरफुली अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि v2 जो है वो वेज के रिस्पेक्ट में है, तो हम उसको भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे क्योंकि सभी वेलोसिटी हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, बाकी सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को क्या कर सकते हैं कि इस v2 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं इस तरीके से, और ये एंगल थीटा रहेगा ऑफ कोर्स। तो अगर ये थीटा रहेगा तो फिर हम ये पता कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट कितना आएगा, v2 कॉस थीटा आएगा और ये कंपोनेंट आएगा v2 साइन थीटा। और ये वेज के रिस्पेक्ट में है और वेज हमारा v1 से आगे चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऐड अप करते हुए नजर आएंगे क्योंकि अपने पास रूल होता है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अगर वेज के साथ निकालना चाहते हैं तो रूल क्या चलता है, वेलोसिटी ऑफ वेज बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। और अपने को वेलोसिटी ऑफ बॉल चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेज उसके साथ ऐड होती है वेक्टोरियली, ये रूल चलते हैं। तो ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में ऐड करोगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड अप हो जाएंगे। सो इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितनी आ जाएगी, वो इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगी। नाउ अब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो पूरे सिस्टम के लिए। तो इनिशियली मोमेंटम कितना रहा होगा, लेट्स एज्यूम कि इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये बनेगा m इंटू यू इनिशियली इज इक्वल टू, फाइनली क्या होगा, फाइनली ये छोटे से पार्टिकल के पास भी होगा और वेज के पास भी होगा। वेज के पास आएगा तो कैपिटल M v1 लगाएंगे, स्मॉल m पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट्स गोइंग टू बी v1 प्लस v2 cos थीटा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। सो इस तरह से अपने को वेलोसिटीज पता चल, रिलेशन एक पता चल गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लिया था जस्ट बिकॉज कि हमको पता था कि अगर इसको प्लस नहीं करते, इधर प्लस प्लस कंसीडर करोगे तो सभी के साथ एक माइनस आएगा और इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो किसी भी डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब अपने पास अननोन क्या है, v1 और v2, और अपने को चाहिए क्या है, v1। तो v1 को निकालने के लिए अपने को एक और रिलेशन चाहिए होगा अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशन। अच्छा, इसने बोला कि इनइलास्टिकली है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक है। कम्प्लीटली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, उसके डायरेक्शन में उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं रहेगी, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, अपने को अभी एक और पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने स्मॉल m को सिस्टम लिया
तो सिस्टम अपना बदल लेते हैं. लेट्स से नाउ वी आर कंसीडरिंग सिस्टम ओनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एम. क्या इस स्मॉल एम के लिए आप पाओगे कि जो ये डायरेक्शन है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, उस डायरेक्शन पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगा होगा, क्योंकि इस पर जो भी इम्पल्स लगा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा होगा. और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा. इसलिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस पर हम लगा सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल एम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. तो पहले तो ये समझना है कि क्या यहाँ पर लगाया जा सकता है. यस लगाया जा सकता है, क्योंकि फोर्स इस पार्टिकल पर नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है. अदरवाइज फ्रिक्शन यहाँ पर आता है, तो फिर ऐसा नहीं कर पाते. इसको भी केयरफुली लगाते हैं. सो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ अब अपने को कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन करने पड़ेंगे. तो इस यू का केवल हमको स्मॉल एम को देखना है, कैपिटल एम को नहीं. तो स्मॉल एम के ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका एक इधर कंपोनेंट बनाया जा सकता है, उसका एक कंपोनेंट इधर बनाया जा सकता है, राइट. और अगर ये एंगल थीटा है तो आप पाओगे कि इसको अगर आपने आगे प्रोड्यूस किया होता और ऐसा बनाया होता तो फिर ये थीटा बन जाता. तो ये 90 माइनस थीटा बनता, तो ये 90 माइनस थीटा बनता. बेसिकली ऊपर का जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन जाता. और अगर ये थीटा होता है तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो यू कॉस थीटा आएगा, और इधर कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा आएगा. तो इस तरह से हम उसका कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते थे इनिशियली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. फाइनली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ही चलता है, लेकिन ये जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन चलता है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो वेज के रिस्पेक्ट में है. तो अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए. तो जब कभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्च करेंगे तो वेज की वेलोसिटी को हमको ऐड करना होगा. नाउ ये ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको वेज का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो ऐड करना होगा. तो वेज की वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते थे, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, यानी अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जिस तरह से यहाँ पर थीटा आया था एग्जैक्टली वहाँ पर भी ये थीटा ही आएगा. तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये v1 cos थीटा हो जाएगा और ये v1 sin थीटा हो जाएगा. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाओगे तो ये कंपोनेंट इस v2 के साथ एड अप हो जाएगा. सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा अब देखते हैं. स्मॉल एम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या ये आएगा m इंटू यू कॉस थीटा. अपवर्ड को पॉजिटिव लिया गया तो m इंटू यू कॉस थीटा ही आ गया. अब फाइनली इधर लेंगे पार्टिकल का ही, तो उसमें एक v2 आएगा और ये कंपोनेंट एड अप होगा एज पर दिस रिलेटिव रूल, और मास अभी भी वही m रहेगा. तो ये बनेगा v2 प्लस v1 cos थीटा. अगर आपको ये समझ में आया सेकंड इक्वेशन, तो फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. चाहे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और नॉर्मलाइज कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि m कैंसिल आउट हो जा रहा है. तो अपने को मिल जा रहा है v2 प्लस v1 cos थीटा की वैल्यू u cos थीटा के बराबर आ जा रही है. ये सेकंड, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह सकते हो. ये उससे पहले अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है. अब अपने को क्या चाहिए, सारा कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा. अपने को वेज की वेलोसिटी चाहिए. वेज की वेलोसिटी v1 है, तो v1 का मैग्नीट्यूड निकालना था जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. सो फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके v1 निकालना है, यानी v2 को गायब कर देना है. तो सेकंड से v2 को फर्स्ट में रख देंगे. तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट है. तो हम बोलेंगे एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम v1, जहाँ पर ये v1 अपने को निकालना है. कैपिटल एम वेज का मास था प्लस स्मॉल एम, और ये v1 आ जाएगा प्लस स्मॉल एम कॉस थीटा, और v2 की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. तो v2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से बारो कर सकते हैं. क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा माइनस v1 cos थीटा. v2 पकड़ना था ना, तो ये v1 cos थीटा आ जाएगा. इसके बाद v1 वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बाकी तरफ एक तरफ कर देते हैं. तो ये बनेगा स्मॉल एम यू, और ये जो टर्म है वो बिना v1 का है, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बनेगा माइनस एम यू कॉस स्क्वायर थीटा. दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो दिस विल बिकम स्मॉल एम
cos square theta into v1. Can you think of? And then from here we can calculate easily what the v1 is going to be. यहाँ से mu कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा v1. सो अल्टीमेटली अपने पास आ जा रहा है m इंटू यू साइन स्क्वायर थीटा is equal to capital M plus small m into sin square theta times v1. So what is the velocity of wave? Ultimately is small m u sin square theta divided by capital M plus small m sin square theta. So point is कि final answer आपको पता चल गया जो वेज की velocity है. कैसे निकला है वो अपने को समझना है. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस लगाए गए हैं. ऑब्लिक कोलिजन का केस था. यहाँ पर ई की वैल्यू 0 है. ये अपने को जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम लोग. ई की वैल्यू 0 है क्योंकि इसने इलास्टिकली बोला था, इनइलास्टिकली. तो इनइलास्टिकली है क्योंकि आफ्टर द कोलिजन इस परपेंडिकुलर, इस इम्पैक्ट लाइन के परपेंडिकुलर ये चलने लगता है. तो इस वेज के रिस्पेक्ट में आप पाओगे कि वेज के रिस्पेक्ट में इधर चल रहा है, इसको तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग बिल्कुल नहीं चल रहा. दैट मीन्स देयर इज नो सेपरेशन. तो इनइलास्टिक का मतलब होता है कि सेपरेशन ना हो, और उसके लिए दोनों बॉडीज एक साथ चलें या ना चलें वो प्राइमरी कंडीशन नहीं है. प्राइमरी कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द इंक्लाइन दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट मस्ट बी 0. फाइन. सो इस केस में ई की वैल्यू 0 है क्योंकि ये इधर जा रहा है. तो ई की 0 को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया था. फिर आपने क्या किया, m प्लस एम का सिस्टम एज्यूम किया, उसमें x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराया. फिर स्मॉल m को आइडेंटिफाई किया, ये नया पॉइंट है. उसमें अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंजर्वेशन कराया लीनियर मोमेंटम का, और प्रॉपरली वेलोसिटीज को लिखा यूजिंग द रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इसके बाद सिंप्लीफाई किया और आपको एक आंसर मिल गया. डन. सो इस तरह अपने ऑब्लिक कोलिजन्स के इलास्टिक, इनइलास्टिक और हेड ऑन कोलिजन के इलास्टिक, इनइलास्टिक केसेस को सॉल्व कर लिया है. और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है और रिकॉल रखना है. जब कोई नई सिचुएशन आएगी तो आपको एक सिस्टम आइडेंटिफाई करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को लगाना है प्रॉपरली. और सॉल्व करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का भी आंसर निकल आएगा. वेल, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.